नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। समंदर में आज से हिंदुस्तान का महाबली विक्रांत एक्शन में है। चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन खतरा सिर्फ नेवल फ्रंट पर ही नहीं है, आसमान के रास्ते में भी है और खतरा डबल है। चीन पाकिस्तान के टू वॉर फ्रंट के लिए इंडियन एयरफोर्स की क्या है तैयारी? मॉडर्न टेक्निकल वॉरफेयर के लिए वायुसेना कितनी तैयार है? इसी पर हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से बात की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, अग्निपथ से लेकर अग्निवीरों की भर्ती से लेकर आने वाले हालात तक, हमारे साथ बात करने के लिए इस समय भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल यही है, पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत सारे सवाल थे। इस समय 7,49,899 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ और इस समय सब कुछ शुरू हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको कि गेम चेंजर के तौर पर ये स्कीम है? मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जो नया स्कीम वाकई गेम चेंजर होगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले इतने सालों से हमारा जो ट्रेनिंग पैटर्न चलता आ रहा है वो काफ़ी लंबा था। एक एयरमैन की ट्रेनिंग लगभग 1.5 से 2.5 साल तक चलती थी। अब ये नया मौका हमें मिला है कि पूरा ट्रेनिंग पैटर्न को एक बार रिव्यू करें, रिवाइज़ करें, और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि जो नए अग्निवीर जो ज्वाइन करेंगे ये इतने उत्सुक हैं ज्वाइन करने के लिए, और क्वालिफिकेशन सबके अच्छे हैं। लगभग 19,000 लोगों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं स्टार एग्ज़ाम में, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये नए लड़के जो भर्ती होने वाले हैं वो नए ट्रेनिंग पैटर्न को जल्दी से जल्दी अडाप्ट करके दे विल बी एबल टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। सर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक बड़ा मेजर कंसर्न है इन दिनों। 3,488 किलोमीटर में से लद्दाख और अरुणाचल का जो मेन एरिया है, वहां पर बार बार एयर सुपीरियॉरिटी दिखाने की चीन कोशिश करता है। तो चीन को काउंटर करने की क्या तैयारी है? किस तरीके से हमारी इस समय पूरी स्थिति है वहां पर? और पिछले दिनों जब चीन बहुत ही ज़्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपने फाइटर्स को लेकर आया, तो कैसे रिएक्ट किया हम लोगों ने? हमारा जो रिएक्शन है काफ़ी हमेशा कैलिब्रेटेड ही रहा है। हम सतत इनकी हरकतों पे नज़र रखते हैं। हमें कंटिन्यूसली उनके एयरफील्ड्स और उनके एयर मूवमेंट्स पे हम नज़र रखते हैं। हमें पता है किस समय पे वो हमारी सीमा के पास में उड़ान भरते हैं, तो हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। और जब हमें लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही पास आ रहे हैं या कुछ थ्रेटनिंग पोजीशन में है, तो हम हमारी तरफ से इमीडिएटली हमारे फाइटर्स को स्क्रैम्बल करते हैं उनके मुकाबले के लिए। और इस फाइटर्स को जब वो देखते हैं कि हमारी तरफ से फाइटर्स टेक ऑफ हुए हैं, वो भी पीछे मुड़ के चले जाते हैं। सर, अभी जो हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत करीब तक आ गए थे, उस पर भी रिएक्ट किया हम लोगों ने? हाँ, बिल्कुल किया हमने। तो हमारे भी फाइटर्स तैनात रहते हैं हमेशा फॉरवर्ड बेसिस में, और ऐसी कोई भी अगर हमें हरकत महसूस हुई तो हमारे इमीडिएट रिएक्शन होता है कि फाइटर्स को हम स्क्रैम्बल करते हैं। सर, कई सारी सैटेलाइट इमेजेस आई शिगात से, गारगुनसा, हुतान या फिर स्कार्दू, यानी ये डेडली कॉकटेल है पाकिस्तान और चीन का एक साथ का। इसे काउंटर करने की क्या तैयारी है? क्योंकि इंटरबेस ऑपरेबिलिटी के तौर पर स्कार्दू का इस्तेमाल वो कर रहा है और हुतान में बॉम्बर्स उनके हैं, बाकी जगह। ये हम जो उनके नए डेवलपमेंट्स हैं, नए एक्विजिशंस हैं, सबकी जानकारी तो है हमारे पास। उसको हम लगातार एनालाइज करते रहते हैं, देखते हैं कि किस तरह हमारे ऊपर उनका असर हो सकता है। और जब तक हमारे पास नया इक्विपमेंट नहीं आता है, जो हालात में जो इक्विपमेंट है उसी को लेके हम नए टैक्टिक्स और नए टेक्निक्स डेवलप करते रहते हैं। ये एक सतत कंटिन्यूस प्रयास रहता है हमारा कि नए नए टैक्टिक्स डेवलप करें, ताकि चाहे उनकी क्षमता थोड़ी और बढ़ती रहे, पर हमारे टैक्टिक्स भी उसी के मुकाबले कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते रहेंगे। सर, अभी के हालात में रफाल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आने वाले टाइम पे और कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाले हैं? रफाल आप जानते हैं जो कहलाते हैं 4.5 जनरेशन ओमनी रोल फाइटर है। उसको लेते हुए हमें काफ़ी सारे नए हमारे जो टेक्निक्स और टैक्टिक्स हैं रफाल के आधार पे हमने डेवलप किए हुए हैं। और हमें यही उम्मीद है कि आने वाले सालों में जब एडिशनल 83 LCA आने वाले हैं, उसके बाद LCA Mark 2, उसके बाद एमका आएगा, और 114 मीडियम मल्टी रोल फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी हमने अभी उसका जो केस है टेकअप किया हुआ है। तो हमारी उम्मीद है कि अगर
ये प्लान इंडक्शंस अगले 8 से 10 साल में आएंगे तो हमारी एयरफोर्स की क्षमता काफ़ी बड़ी हमेशा बढ़ती रहेगी। सर एक मेजर कंसर्न अपग्रेडेशन को भी लेकर रहा है, मेंटेनेंस अपग्रेडेशन। तो क्या जो आने वाले टाइम पे रफाल को ही दोबारा से रिपीट किया जा सकता है या फिर आत्मनिर्भरता की तरफ हम जाएंगे? हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो भी नया जहाज खरीदेंगे या जो भी नया हार्डवेयर खरीदेंगे उसको तो मेड इन इंडिया ही मेड इन इंडिया के तहत ही खरीदना पड़ेगा हमें। चाहे पहले कुछ जहाज हम बाई ग्लोबल खरीद लें, पर उसके बाद जैसे C295 का मॉडल है हमारे सामने, पहले 16 जहाज हम फ्लाईवे कंडीशन में खरीदेंगे एयरबस से और बाकी 40 जहाज इंडिया में बनाएंगे। तो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो भी इंडक्शन होगा वो भी इसी हम सोचते हैं कि इसी टेक्निक से होना चाहिए। सर जब एयर ऑपरेशन और एयर कैपेबिलिटी की बात आत्मनिर्भरता के साथ कर रहे हैं तो टू फ्रंट वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक केंद्र बिंदु है इस समय और एयर सुपीरियरिटी आपके पास है, चाहे वो बालाकोट हो या फिर अभी भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार हो रहे हैं। तो टू फ्रंट वॉर से निपटने की क्या तैयारी है हमारी और कैसे काउंटर कर रहे हैं हम इसे? ये तो हमेशा हमारी सोच में, जैसे कहते हैं अपर मोस्ट इन आवर माइंड्स, कि टू फ्रंट्स और मोर फ्रंट्स को हम कैसे टैकल करें। आइडियली इस तरह के सिचुएशन में हमें रैपिडली इंडक्ट करने पड़ेंगे ज़्यादा फाइटर्स, सरफेस टू एयर वेपन्स, रेडार्स। पर जब तक ये इंडक्शन होता नहीं है तब तक जो भी हमारे पास है उसी को लेते हुए हम कंटिन्यूसली हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन जो कहलाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, उसको बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन जो परिस्थिति देखते हैं दोनों तरफ, नॉर्थ में और ईस्ट वेस्ट में। उसको देखते हुए हम कॉन्स्टेंटली कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस बदलते रहते हैं। सर एक बड़ा चैलेंज है ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, इनफैक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत क्लोज भी। आर्म्ड यूएवी या यूएवी की मूवमेंट बहुत दिखी है उन यूएवीज की जो कि अपने साथ वेपन्स या फिर आर्म्स एमिनेशंस लेकर आए। उसे काउंटर करने की क्या तैयारी है और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि एयर मतलब एयरफोर्स। फिलहाल हमारे पास इतने ज़्यादा रेडार्स नहीं हैं जो छोटे ड्रोन्स को पिकअप कर सकें, पर हमने देखा कि ये न्यू एज थ्रेट है जो स्मॉल ड्रोन्स छोटे छोटे वेपन्स लेके ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस न्यू एज थ्रेट को मद्देनज़र में रखते हुए हमने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है इंडियन इंडस्ट्री को टू डेवलप स्मॉल रेडार्स, मोबाइल रेडार्स, जो कि इस तरह के स्मॉल RCS टारगेट्स को पिकअप कर सकें और उसको काउंटर करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या हार्ड किल मेजर्स का उपयोग कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें इंडियन ओरिजिन का ही इक्विपमेंट खरीदना है इसके लिए। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडियन MSMEs हैं जो इस हमारी प्रोक्योरमेंट के लिए जो आगे आ रहे हैं और नए नए सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं टू पिकअप स्मॉल RCS टारगेट्स। सर रिसेंटली मैंने रुस्तम 1 देखा, फिर तपस देखा, स्विफ्ट भी देखा। तो क्या आने वाले टाइम पर वो भी भारतीय वायुसेना के इस आर्म्ड यूएवी के बेड़े का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं? इसकी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल होंगे। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता रहेगा और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती रहेगी वो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस में ज़रूर शामिल होंगे। सर एक बड़ा इशू आता है कि थिएटर कमांड को लेकर, उसमें अपनी भूमिका आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि एयर डिफेंस, बहुत सारी इसमें अलग अलग राय है लोगों की, जो ऑफिशियल्स हैं या इसमें बाकी जो ऑर्गेनाइज MOD है या फिर बाकी लोग हैं। तो आपकी इसमें कहाँ अपने आप को देखते हैं, खासतौर पे थिएटर कमांड को लेकर या एयर डिफेंस जो कमांड बनाने की बात थी? पहले तो ये बताएं कि भारतीय वायुसेना हर एक इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस के प्रयास में हमेशा आगे रहेगी। हम पूरी सहमति है हमारी कि इंटीग्रेशन होना चाहिए, जॉइंटनेस होना चाहिए। पर जब जॉइंट थिएटर कमांड्स या एयर डिफेंस कमांड की बात होती है तो हमारा कहना है कि 3 या 4 बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। एक तो पहला है कि जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो फ्यूचर के लिए तैयार रहेगा, फ्यूचर रेडी जो कहते हैं। दूसरा जो है, जो डिसीजन मेकिंग साइकिल्स हैं उसको कम करना हमेशा हमारा प्रयास रहता है। हमें लंबे डिसीजन साइकिल्स नहीं चाहिए। आगे वाले दिनों में जो जिस तरह की लड़ाई हम महसूस करेंगे उसमें भी रिक्वायर क्विक डिसीजंस।
तो ये कमांड स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो कि डिसीजन मेकिंग में बाधा पहुंचाए। तीसरी बात है कि हर एक सर्विस का एक डॉक्ट्रिन होता है और डॉक्ट्रिन बनता है अपनी सर्विस को की स्ट्रेंथ को लेते हुए। तो हमारा मानना है कि जिस तरह का थिएटर कमांड स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हर एक तीनों सर्विसेज की डॉक्ट्रिनल स्ट्रेंथ को इकट्ठा सिनर्जी लाते हुए उसकी टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। तो चाहे जिस तरह भी स्ट्रक्चर बने, ये 3-4 पॉइंट्स हमेशा शुड बी केप्ट इन माइंड ऑलवेज। सर, जब भी जॉइंटमैनशिप और सिनर्जी की बात आती है, आपको लगता है सीडीएस की पोस्ट भी जल्दी से होना चाहिए, उसकी वजह से थोड़ा जो लेट हो रहा है या डिले हो रहा है उसमें इसका असर पड़ेगा? हमारी तीनों सर्विसेज अभी फिलहाल टेबल टॉप एक्सरसाइजेस और जो वॉर गेम कहलाते हैं, अभी पिछले कुछ ही महीनों में हमने तीनों सर्विसेज ने इंडिपेंडेंटली वॉर गेम्स चलाए हैं, बाकी दोनों सर्विसेज को साथ में लेते हुए। और जो तीनों सर्विसेज के वॉर गेम्स का फाइनल जो अंतिम जो लेसन्स निकलेंगे उसको अभी हम कोलेट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम आगे टेकअप करेंगे कि इसमें हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। सर, सिनर्जी की बात हुई, कैपेबिलिटी की बात हुई, एक कंसर्न आज यूएस से आया चिनूक को लेकर। उन्होंने ग्राउंड कर दी, हमारे पास भी चिनूक हैं, 2 स्क्वाड्रन है। सर, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्या आपने भी यूएस से इस बारे में इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मांगी है कि हुआ क्या एक्चुअली में? ये आपको पता है कि हमारे चिनूक्स काफ़ी नए हैं। उनके जो चिनूक्स हैं लगभग 30 या 40 साल पुराने हैं। उन चिनूक्स में जो इंजन्स लगे हैं वो अनमॉडिफाइड इंजन्स हैं। हमारे जो चिनूक्स हैं वो मॉडिफाइड इंजन्स हैं। तो जिस तरह की उन्हें कोई शॉर्टकमिंग महसूस हुई है वो हमारे इंजन्स में नहीं हुई है। अगर होती तो बोइंग कंपनी जो है वो एडवाइजरी तुरंत देती है सारे ऑपरेटर्स को। तो हमें कोई एडवाइजरी नहीं मिली है क्योंकि हमारे इंजन्स मॉडिफाइड इंजन्स हैं। सर, एक बार फिर से, क्योंकि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का जिक्र हमेशा करते आए हैं, प्रधानमंत्री भी करते आए हैं। सर, अभी के जो हालात हैं स्क्वाड्रन्स, जैसे पिछले दिनों कई क्रैशेस हुए, MiG-21 का भी क्रैश हुआ, ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सबका एक मेजर कंसर्न है। कैसे हम इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करेंगे ताकि हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं या फिर जो मशीन है उनको नुकसान ना हो? फैमिलीज जो हैं इस समय वो आपकी तरफ देख रही हैं हर क्रैश के बाद, चाहे वो अभी रिसेंट हो या पहले का हो। सर, हम तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके नए जहाज जो 83 LCA हैं या उसके बाद जो भी आने वाले जहाज हैं उसका इंडक्शन जितने जल्दी हो सके उतना होना चाहिए। और जो MiG-21 जैसे जहाज हैं वो अभी भी फुली सर्विसेबल हैं और बढ़िया सर्विस दे रहे हैं और उनकी लाइफ अभी कुछ साल और हैं। हालांकि आने वाले 3 या 4 सालों में हम उनको भी नंबर प्लेट, उन स्क्वाड्रन्स को नंबर प्लेट करेंगे। पर तब तक हमें ये चाहिए कि दूसरे जो आने वाले जहाज हैं LCA इन पर्टिकुलर, वो उन्हें समय पर रिप्लेस करें। सर, तेजस Mark 1, Mark 2 एंड एमका 5th जनरेशन होगा सर, तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दूसरे देशों की अपेक्षा और बढ़ जाएगी हमारी। कैसे देखते हैं सर एमका को, क्योंकि अभी तो 1 साल और लगेगा उसे डिज़ाइन उसका पूरा होने में? एमका डिज़ाइन में हमारा काफ़ी, हमने भी उसमें जो SQRs हैं उसमें हमारी सलाह ली गई थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि किस तरह की SQRs बनाएं। तो हमें पूरी जानकारी है कि फाइनल प्रोडक्ट किस तरह का निकलेगा। पर अभी देखना यह है कि समय कितना लगेगा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फाइनलाइज करने में। प्रोटोटाइप उसका जब निकलेगा उसके बाद जो टेस्ट फ्लाइंग होगा उसका और फाइनल प्रोडक्शन, उसमें अभी काफ़ी समय लग सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल, एयरफोर्स के पास अपने गरुड़ हैं जो कि इस समय घाटी में हैं या अलग अलग जगहों पर हैं, या फिर आपकी एयर सुपीरियॉरिटी और साथ में साइबर से लेकर ग्राउंड तक सब आप देख रहे हैं? सर, कहाँ पे अपने आप को मजबूती के साथ आप रख रहे हैं ताकि खासतौर पे जो आने वाले टाइम के रीसेंट थ्रेट हैं या फिर हाइब्रिड थ्रेट्स हैं उनसे पूरी तरह से निपटा जाए? आपने बहुत ही सही फरमाया कि गरुड़ से लेके सुपरसोनिक फाइटर जहाज और मिसाइल थ्रेट्स, ये जो हम कहते हैं मल्टी डोमेन थ्रेट्स, और मल्टी डोमेन थ्रेट्स को टैकल करने के लिए हमारी काफ़ी तैयारी हो रही है। इसमें इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास फ़िलहाल हैं। रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स चाहिए जिसका हमेशा अपग्रेडेशन चलता रहता है। इंडिजिनस हार्डवेयर चाहिए और जितना भी सॉफ्टवेयर, जो बैकबोन जो है नेटवर्क ऑपरेशंस का जो सॉफ्टवेयर है वो सारा इंडिजिनसली डेवलप्ड है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ज़्यादातर
विद इन एयरफोर्स बनाया गया सॉफ्टवेयर है, कुछ हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से बनाया गया है। तो इसको लेते हुए मैं कह रहा हूँ कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए हम काफ़ी हद तक पूरी तरह से तैयार हैं। सर पूरी तैयारी के साथ एक आखिरी सवाल मेरा ये, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मेजर कंसर्न है। 5 मई 2020 में क्या हुआ सबने देखा। सर क्या हम 3488 किलोमीटर को एयर सुपीरियॉरिटी के हिसाब से एक एक उनकी हरकत को मॉनिटर करें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनके बॉम्बर्स या फिर यूसीएवी की मूवमेंट्स हो? नहीं, ये तो नहीं कहूँगा कि 24/7 365 डेज हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये कुछ कमियां हैं हमारी फ़िलहाल जो होल्डिंग्स हैं। तो आगे वाले प्रपोजल्स प्लान्स में हमारा ये भी है कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो एवैक्स या AEWC जहाज, उसके व्यतिरिक्त सैटेलाइट सर्वेलेंस फ्रॉम RPAs, तो इन सारे सिस्टम्स को लेते हुए हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले सालों में 365 डेज 24/7 सर्वेलेंस रख सकेंगे हम। सर जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय अपने घरों में हैं, अलग अलग जगहों पे होंगे, अलग प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे, चाहे वो एयर वॉरियर्स के परिवार के लोग हों या फिर देश की वो जनता जो कि आपकी तरफ देख रही है? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना हमेशा तैनात रहेगी, कोई भी मुकाबला सामना करने के लिए हमेशा आगे रहेगी। और ये हमारे साथ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी थे, जो कि बेबाकी से और साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि एयर सिक्योरिटी के साथ भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सक्षम और सशक्त है। देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और एक अहम कदम भारतीय वायुसेना भी इसमें अदा कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।